रिसेंटली इंडिया को यह कहा गया कि आप हैं लीडर ऑफ साउथ कंट्रीज, ग्लोबल साउथ कंट्रीज। यहां पर आप देख पाओगे इन पपुआ न्यू गिनी जहां पर पीएम मोदी गए हैं, वहां पर एक बड़ा समिट हुआ। टोटल 14 कंट्रीज इन्वॉल्व थी और वहां पर पीएम मोदी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहा गया कि आप हैं द ट्रू लीडर ऑफ साउथ। नाउ ये स्टेटमेंट मैटर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लीडर कौन बनेगा ग्लोबल साउथ का, उसको लेकर ना एक कंपटीशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और जब ग्लोबल साउथ के जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं वो जब ये स्टेटमेंट देते हैं ना, ये जो स्टेटमेंट है ये मैं चाहता हूं आप सुने। The leader of the global south, and I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. ना यहाँ पे आपने देखा कि पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बात कर रहे थे। इन्होंने ये कहा कि मैं अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं, छोटे देश जो हैं, उनके बिहाफ पर कह रहा हूँ कि हम भारत को देखते हैं एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। हमारी जो बात है इंटरनेशनली G7 में, G20 में आप ही रेस करेंगे। नाउ इंडिया को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ क्यों कहा जा रहा है, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। दुनिया प्राइमरली ना दो हिस्सों में बटी है। लोग सोचते हैं कि दुनिया में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। रिलीजन का डिफरेंस है कि इस रिलीजन के फॉलोअर्स, उस रिलीजन के फॉलोअर्स, काले गोरे का डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, मेन जो दुनिया में एक बंटवारा हो रखा है वो है हैव्स और हैव्स नॉट पे। मतलब कि जिनके पास धन है, जिनके पास धन नहीं है। और जिन कंट्रीज के पास संपत्ति है ना और जिनके पास नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए 1980s में एक एनालिस्ट थे ब्रांडेट, इन्होंने एक रेखा तैयार करी जिसको हम कहते हैं द ब्रांडेड लाइन। और ये लाइन हमको बताती है कि ग्लोबल नॉर्थ क्या है और ग्लोबल साउथ क्या है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी नीले देश है ये ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। हालांकि आप कहोगे एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये तो ज्योग्राफिकली साउथ में है, ये भी नीले क्यों दिखा रखी हैं, इनको भी ग्लोबल साउथ में दिखाओ। देखो यहाँ पे हम बात ज्योग्राफी की नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों की। पहली बात इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब कि क्या इन कंट्रीज में पैसा है। दूसरी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब देश तो ठीक ठाक है, यहाँ पे तो लोग अच्छा एक लाइफ बिताते हैं, तो इनको भी ग्लोबल साउथ में क्यों रखा है, ये गरीब देश तो है नहीं। देखिए ये गरीब देश तो नहीं है, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। माना यह जाता है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है डेमोक्रेसी से, क्योंकि एक बार डेमोक्रेसी एक कंट्री में रूट पकड़ ले तो उसके बाद कभी रेवोल्यूशन नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि रातों रात बस देश टूट गया या फिर देश बिखर गया। क्योंकि जब भी लोग किसी चीज़ से नाखुश होंगे, गुस्सा होंगे, वोट करेंगे, नए आदमी को पावर में ले आएंगे, ऑल टुगेदर कंट्री के टूटने के चांसेस डेमोक्रेसी के अंडर काफ़ी कम हो जाते हैं ना। मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो नीचे सारे कंट्रीज है ना, ये पिंक कंट्रीज, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने दो क्राइटेरिया बताए हैं, या तो गरीब या फिर पॉलिटिकली अनस्टेबल। तो आज के समय देखो क्या है कि जो ग्लोबल साउथ है ना, वो एक लीडर ढूंढ रहा है, एक ऐसा देश जो ग्लोबल नॉर्थ के साथ बातचीत करके एक ऐसा हल निकाले। चाहे WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज का इशू हो, ट्रेड का इशू हो, वेरियस और टॉपिक्स हो, वहां पे ना एक रिप्रेजेंटेटिव बने ग्लोबल साउथ का। ऐसा कंट्री ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और उसमें देखिए भारत ने काफ़ी बार ओपनली ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ हम बनेंगे। आपने आज से कुछ महीने पहले डॉक्टर जयशंकर के स्पीच सुने होंगे, उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली कही थी कि इंडिया की ये ड्यूटी है, बीइंग अ ह्यूज कंट्री, बीइंग अ ह्यूज इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अब इंडिया में ही है, तो इंडिया की ये ड्यूटी है कि हम आवाज़ बने ग्लोबल साउथ की। नाउ ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना, देखिए इससे इंडिया को काफ़ी पावर भी मिलती है, क्योंकि इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत सारे देशों में बढ़ भी जाएगा। मगर आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल साउथ में इंडिया के साथ साथ चाइना भी आता है। और इंडिया चाइना दोनों आज के समय ना लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन लीडरशिप संभालेगा ग्लोबल साउथ की। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो इतने आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, हो सकता है कि आप ये कहें कि चाइना के सामने अब इंडिया इतनी ज़्यादा पावर कहाँ दिखा पाएगा, चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फॉरेक्स रिजर्व देखो उनके कहाँ पे है, चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया के कंपैरिजन में, तो क्या इंडिया चाइना के साथ compete कर पाएगा? जी हाँ, कर पाएगा। क्योंकि याद रखिएगा
हम लोग ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में वॉर नहीं चाहते। जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, जैसे कि इस केस में जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पपुआ न्यू गिनी की, उसके अलावा सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, बहुत सारे इंडो पैसिफिक में देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, उनको पता है कि ना लड़ाई लड़नी है ना लड़ाई जीतनी है। कोशिश ये करनी है कि इन अमीर देशों के साथ बैठ करना हम दुनिया को ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं, ग्लोबल साउथ में गरीबी कैसे मिटाएं, इसके सॉल्यूशंस निकाल पाएं। इसके लिए देखिए इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं और ग्लोबल साउथ के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं। चाइना ऑल टुगेदर ग्लोबल साउथ को एक वॉर की तरफ धकेल देगा अगेंस्ट ग्लोबल नॉर्थ। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात वैसे और ऐड कर दूं, मेरे हिसाब से पर्सनली, आप भी शायद एग्री करेंगे, रशिया को ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट नहीं दिखाना चाहिए। ये वैसे 1980s की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, मगर रशिया भी कहीं से ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से ना अमीरी के हिसाब से कहीं से ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है नहीं। आज के समय आप कह लीजिए ग्लोबल नॉर्थ जो है ना, ये यहाँ पे यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये यूएस यहीं तक सीमित रह गया है। और यूएस भी ये बात जानता है कि ग्लोबल साउथ के साथ अगर अपनी बातचीत बढ़ानी है, इनके साथ मिलकर काम करना है, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखना है, तो उसके लिए इन्हें इंडिया चाहिए। इंडिया एक आप कह लीजिए ब्रिज का काम करेगा बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। और रही बात लीडरशिप की, तो रिसेंटली इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के पास जो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इन्होंने ओपनली कह दिया कि हाँ, इंडिया है ग्लोबल साउथ का प्रॉपर लीडर। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर थे। जी हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी जी के पैर छुए थे रिसेंटली, जब ये मोदी जी पपुआ न्यू गिनी में गए थे। तो आज के समय क्या है कि पपुआ न्यू गिनी में ना एक समिट हो रहा है जहां पर ये सब कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये समिट रैंडमली हो रहा है, ये सब गैदरिंग्स हो रही हैं फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के अंडर। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है जो इंडिया ने 2015 में बना दिया था, जिसमें ये सब कंट्रीज जो है यहाँ पर, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, ये सब इकट्ठा आते हैं और इंडिया बेसिकली इन सब कंट्रीज की हेल्प करने की कोशिश करता है। कैसे? लोन्स के जरिए, लाइन ऑफ क्रेडिट हमने काफी ऑफर किया इन कंट्रीज को। उसके अलावा आप खुद ही समझ सकते हैं, मोस्टली ये कंट्रीज यहाँ पर टापू हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इनके लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है। और इन कंट्रीज को अगर G7 में, G20 में अपनी बात पहुंचानी है, तो उसका बहुत ही अच्छा जरिया है इंडिया। क्योंकि चाइना, जैसे आप जानते हैं, G7 के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना के रखता, चाइना को G7 में इनवाइट भी नहीं किया जाता। और इसलिए देखिए पैसिफिक ओशन में जो ये छोटे छोटे देश हैं, ये मानते हैं कि इंडिया को होना चाहिए द लीडर ऑफ द साउथ। अब यहाँ पे आप कहोगे इनके बोलने से क्या होता है, बाकी भी बहुत सारे देश हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और भी बहुत सारा एरिया है। बिल्कुल, मैं देखो यहाँ पर कहूँगा ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनेगा, इंडिया या चाइना? इसके बीच में अभी बहुत कंपटीशन होगा। काफ़ी बार अफ्रीका में इंडिया आगे निकलेगा, कभी चाइना आगे निकलेगा, मगर लॉन्ग रन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कंट्रीज यही मानेंगी कि इंडिया एक सबसे बेहतर लीडर, रिप्रेजेंटेटिव है ग्लोबल साउथ का ग्लोबल नॉर्थ के सामने। और आने वाले समय में आप देखोगे कि कई और देश, अफ्रीका के बहुत सारे देश, साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश, ये सब कंट्रीज भी इसी तरीके से कहेंगे कि इंडिया, यू आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, हम आपको फॉलो करेंगे G20, G7 में। तो इससे देखिए जियोपॉलिटिकली इंडिया की जो स्टैंडिंग है, इंडिया का जो स्टैचर है, ये राइज होता है। और कल को मान लीजिए यूएन में और जगह जब बड़ी वोटिंग का टाइम आता है, तो ग्लोबल साउथ में जो ये बहुत सारे देश हैं, ये इंडिया को फॉलो करेंगी बहुत से इश्यूज पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।